हेलो बच्चों, एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम जो है इसमें पढ़ रहे हैं मानचित्र कैसे भरें, तो मानचित्र कैसे भरे श्रृंखला के अंतर्गत हमने जो है पहला वीडियो अर्थात इतिहास में मानचित्रण कैसे होगा, मानचित्र कैसे भरा जाएगा, उसमें कौन कौन से तथ्य हमको याद करना रहेगा, पूरा डिटेल वीडियो जो है बना दिया गया है, अपलोड यूट्यूब पर कर दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो इतिहास के मानचित्रण में भरते हुए हमने देखा है, जैसे यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि ये चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जहाँ मानचित्र भरा जाता है तो वहाँ सभी बोर्डों के लिए समान रूप से वीडियो जो है इतिहास वाला भी उपयोगी था, भूगोल का जो है भरा जाएगा इसमें भी उपयोगी रहेगा। तो आइए हम जो है इसमें भूगोल में देखते हैं। जैसे इतिहास के मानचित्रण करते समय मैंने एक बात की चर्चा की थी कि हम लोगों के पास मानचित्रण से संबंधित दो प्रकार के तथ्य होने चाहिए। कुछ हम लोगों के पास इनपुट रहेगा तभी तो आउटपुट होगा। इनपुट का मतलब हमको रॉ मटेरियल कुछ तथ्य याद करने पड़ेंगे तभी हम जो है भर पाएंगे। तो पहला उसमें तथ्य हमको याद करना पड़ेगा, जैसे मैप है, भारत का ये मैप है, तो भारत का पहले हम राजनैतिक मानचित्र समझ जाएंगे। राजनैतिक मानचित्र में कहाँ कौन सा राज्य है, अर्थात लद्दाख कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, असम कहाँ है, मेघालय कहाँ है, मणिपुर कहाँ है, तमिलनाडु, केरल, भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी हम भौगोलिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति जानते रहेंगे तभी जो है हम इस मैप को भर पाएंगे। चूँकि मैप जो भरे जाएंगे किसी न किसी राज्य में स्थित होंगे, चाहे कृषि वाले प्रदेश पूछे जाएँ, क्षेत्र पूछे जाएँ, काफ़ी जैसे उत्पादक पूछ लिए गए, चाय उत्पादक क्षेत्र पूछ लिया गया, कोयला उत्पादन क्षेत्र पूछ लिया, कोई परमाणु संयंत्र पूछ लिया गया, तो किसी न किसी राज्य के अंतर्गत होंगे। तो हमको जो है उस तथ्य के बारे में विशेष रूप से जानकारी होना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम कर लेंगे कि कैसे कौन कौन से हमको तथ्यों की ज़रूरत होगी। पहला काम क्या करेंगे, नंबर एक काम क्या होगा कि हम भारत के मानचित्र में भारत के विभिन्न राज्यों की राजनैतिक स्थिति को समझेंगे कि कहाँ कौन सा राज्य होगा। तो इतिहास में भी नियम लागू होता है, वहाँ भी मैंने बताया था कि पहले हम राजनीतिक स्थिति समझेंगे भारत के सभी राज्यों की। उसके बाद जो एक तथ्य दिया जाएगा, जैसे उसमें है इतिहास में तो केवल भारत में राष्ट्रवाद एक चैप्टर बताया गया, उसमें 15-20 तथ्य है, बहुत सरल है उसको याद करना, उसको पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो भर लेंगे। भूगोल थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसके हर चैप्टर से मैपिंग का प्रश्न आएगा, लेकिन इतिहास में 3 चैप्टर है, तीनों से नहीं आएगा, केवल दूसरे पार्ट से आएगा। तो इसको हम विस्तृत रूप से थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ कौन सा पार्ट होगा। पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि कौन सा चैप्टर है जहाँ से हमको जो है उस तथ्यों को पढ़ना है। तो मानचित्रकार हमारा हो गया, एक जान ही रहे हैं। अब पहला चित्र, जैसे पहला पार्ट है, पहला अध्याय जो है भूगोल का कौन सा है, तो संसाधन एवं विकास है। संसाधन एवं विकास भूगोल का पहला चैप्टर है। इसमें से मानचित्र के संबंधित क्या केवल मानचित्र की चर्चा होगी, जो प्रश्न लिखने के आएंगे उनके बारे में भी चर्चा नहीं होगी, दूसरे वीडियो में होगी। तो भारत में संसाधन एवं विकास से जो है भारत के मानचित्र में भरने के लिए कौन सा स्थान आ सकता है तो इसमें भारत में पाई जाने वाली मृदाएं, जैसे आपकी किताब में कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल में 6 प्रकार की मृदाओं की चर्चा की गई है। मृदा मतलब मिट्टियों की चर्चा की गई है। इसमें जलोढ़ मृदा है, लाल मृदा है, काली मृदा है, पीली मृदा है, पर्वतीय मृदा है, मरुस्थली मृदा, या इसी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपास पैदा करने के कारण कपास की खेती सर्वाधिक अच्छी होती है इसमें। तो ये चीज़ जानते रहिए। इन 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अब इसमें मैप में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया प्रश्न, भारत के वो कौन से क्षेत्र हैं, कौन से राज्य हैं जहाँ जो है काली मृदा पाई जाती है ना, तो या कपासी मृदा पाई जाती है, कौन से राज्य हैं, तो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में प्रमुख रूप से जो है काली मृदा पाई जाती है, कपास की खेती की जाती है। तो अगर पूछ लेगा प्रश्न तो हम अब एक चीज़ तो जान गए कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब हमको जो है भरने के लिए मैप में जो है गुजरात और महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति भी मालूम होना चाहिए, कहाँ महाराष्ट्र पड़ेगा, कहाँ गुजरात पड़ेगा, ये चीज़ जानते रहे। इतना आप इसको मिट्टी के बारे में जान लेंगे, कौन किस एरिया में, जैसे जलोढ़ मृदा हो गया, लाल मृदा, किस राज्य किस एरिया में मृदाएं जो है पाई जाती है। ये हमारा रॉ मटेरियल का काम करेगा मैप भरने में। रॉ मटेरियल का मतलब अगर हम इसको नहीं जानते रहेंगे तो मैप नहीं भर पाएंगे। भाई अगर आप जानते नहीं रहेंगे कि काली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, पर्वतीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, मरुस्थली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कहाँ भरेंगे, नहीं भर पाएंगे। तो हमको याद करना है एरिया के साथ किस एरिया में पाया जाता है, उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। तो जो प्रश्न आएगा क्वेश्चन के रूप में लिखने के लिए वो भी हम कर लेंगे, और जो मैप में भरने के लिए आएगा
उसको भी हम कर लेंगे। देखिए सब कोरिलेट होके जो है आप पढ़ाई करिए प्रश्न, ताकि आपका हो जाए जो 70 नंबर का पेपर आएगा वो भी हल हो जाए और कम मैप भी भरा जाए। तो यहाँ हम जो है इतना चीज़ याद कर लेंगे मिट्टियों के बारे में। दूसरा चैप्टर हमारा क्या आता है, वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन हमारा दूसरा चैप्टर है। तो इसमें आपसे मैप भरने के लिए क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। क्या इसमें पूछा जाता है, भारत के राष्ट्रीय पार्क, प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमको जैसे असम में है काजीरंगा मानस काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। ऐसे तमाम प्रकार के जो राष्ट्रीय पार्क हैं प्रमुख रूप से 10-12 उनको क्या करेंगे, एक सूची बना के याद कर लेंगे। तो जब हम 10-12 सूची बना के प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों राष्ट्रीय उद्यान के उनको याद कर लेंगे, तो जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसी में से रहेगा। आपको पढ़ना कहाँ है, उत्तर प्रदेश का याद कर लेना है, दुधवा नेशनल पार्क, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, असम का है बताया जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस, ऐसे मध्य प्रदेश में है, ऐसे जो है उड़ीसा में है। तो 2-2 3-3 ठे जो है कुल मिला के 10-12 ठे आप याद कर लेंगे। ऐसे सुंदरवन पश्चिम बंगाल को भी महत्वपूर्ण है। तो आप जब 10-12 ठे पढ़ लेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो आप मैप आसानी से भर लेंगे। तीसरा चैप्टर आ जाते हैं हम जल संसाधन। जल संसाधन में किस तरीके का प्रश्न आ जाता है इसको देख लेते हैं। इसमें भारत के प्रमुख बांध जो डैम बनाए गए हैं सिंचाई के लिए चाहे विद्युत उत्पादन के लिए, चूंकि मल्टीपर्पज उद्देश्य से जो बांध बनाए गए हैं, मल्टीपर्पज है, सिंचाई भी उससे की जाती है और जो है बिजली भी बनाई जाती है। तो तमाम प्रकार की यूज के लिए बांध बनाए गए हैं। तो बांध प्रमुख रूप से बांधों के बारे में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया आपको टिहरी बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। इस प्रकार की परियोजनाएं हैं, बांध परियोजनाएं, जिनको हम 15-20 ठो हैं, उसको भी हमको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा है राज्य के साथ। भाई राज्य नहीं जानेंगे, जैसे हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है, तो इस तरीके से ना, तो अगर आप इस तरीके से याद नहीं करेंगे बांध के साथ राज्य उनकी भौगोलिक स्थिति, तो मैप नहीं भर पाएंगे। जब 10 देखिए हमको 10-12 ठे याद करना पड़ेगा बांधों का नाम। अगला इसमें क्या पूछा जा सकता है, झीलें हैं। झील जो है प्रसिद्ध रूप से जैसे चिल्का झील उड़ीसा है, लोकटक झील है मणिपुरी में, ऐसे डल झील जो है जम्मू कश्मीर है, वुलर झील जम्मू कश्मीर। तो 5-7 झीलों की लिस्ट हमको बना के उसको भी याद करना पड़ेगा झीलों के बारे में। तीसरा इसी में पूछा जा सकता है विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान। अब देखिए ये भारत की एक अलग क्वालिटी है कि दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थान भारत में चेरापूंजी और मासिरराम मेघालय राज्य में है। तो उनकी हमको भौगोलिक स्थिति जो है समझनी पड़ेगी। जैसे मेघालय राज्य का हम नॉर्थ स्टेट का 7 सिस्टर का स्टेट है, तो मेघालय राज्य है, लेकिन हमको मैप में राजनीतिक स्थिति इसकी जो है समझना पड़ेगा मासिरराम और चेरापूंजी की। अब आ जाते हैं कृषि एग्रीकल्चर एरिया से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। कृषि एरिया में जो प्रश्न पूछा जाएगा, चूंकि संसाधन एवं विकास में मिट्टी की चर्चा हो चुकी है, अब यहाँ फसलों के प्रोडक्शन के अर्थात फसलों की खेती की दृष्टि से आपसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। इसमें जो है गन्ने के उत्पादक क्षेत्र पूछा जा सकता है कि गन्ना उत्पादक क्षेत्र प्रमुख रूप से भारत में कहाँ है। तो हम जान रहे हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तमिलनाडु में भी गन्ना होता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को हम विशेष रूप से समझेंगे। कपास उत्पादक क्षेत्र की चर्चा हमने बताया कि काली मृदा जिन राज्यों में पाई जाएगी, दोनों देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको कोरिलेट करके आपको याद करना चाहिए, तब वो ज़्यादा सहसंबंध जिसको कहते हैं संबंधित एक दूसरे से रहते हैं, तो फिर भूलता नहीं है। अभी हमने कपासी मृदा के अंदर चर्चा की कि जैसे महाराष्ट्र और गुजरात की, तो अब जब काली मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है, चूँकि कपासी मृदा ही नाम है, या कपास की खेती के लिए सर्वाधिक अनुकूल मिट्टी कौन है, काली मृदा या रेगुर मृदा इसी को कहा जाता है। तो कपास उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात हो गए। इसी तरीके से चाय की खेती ज़्यादा पहाड़ी परिक्षेत्रों में की जाती है। भारत में विशेष रूप से कौन प्रसिद्ध एरिया है, तो असम का एरिया है चाय की खेती के लिए। जब आपसे चाय की खेती पूछा जाए तो असम विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो उसको जानते रहिए। इसी तरीके से काफ़ी या कहवा, काफ़ी कहिए या कहवा, कई बार कहवा कह दिया जाता तो कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, तो काफ़ी कहे या कहवा बात एक ही है। तो प्रमुख रूप से कहवा की खेती जैसे नीलगिरी की पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक जो है कहवा उत्पादन का क्षेत्र क्या है, तो कर्नाटक है, सबसे ज़्यादा वहाँ कहवा की खेती होती है। इसी तरीके से रबर की खेती है।
रबर के उत्पादन के लिए एक राज्य हम जान रहे हैं भारत में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, केरल, तो इसके बारे में जानिए। गेहूं और चावल की खेती पूछा जाएगा तो गेहूं का जैसे हम जान रहे हैं कि कौन सा राज्य है, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसे राज्य प्रसिद्ध हैं। चावल की खेती के लिए उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश, ये कॉमन चीज़ें हैं, इसको आप जो है पढ़े रहिएगा। अगला आ जाता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि तथ्यों को लेके हम चल रहे हैं, केवल मैप भरना नहीं बता रहे हैं। मैप भरना बताते हैं तो 2-3 मिनट 4 मिनट में बता दिया जाता है, लेकिन तथ्य भी बताना चाहिए क्योंकि हम मैटर कहाँ से पाएंगे भरने के लिए, थोड़ा वीडियो से लंबी होगी तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इसमें कौन सा, इस चैप्टर से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। लौह उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में भी है, उड़ीसा में है, झारखंड में, तमाम जगह हमको कोई न कोई क्षेत्र जो है उसमें पढ़ के चलना पड़ेगा। इसी तरीके से बॉक्साइट का एरिया कहाँ पड़ेगा उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र, महत्वपूर्ण है ये, परमाणु ऊर्जा के केंद्र, तो परमाणु ऊर्जा के केंद्र उत्तर प्रदेश में भी है, जैसे हम जान रहे हैं नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में है। इसी तरीके से कहेगा गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमाम जगह जो है पूरे भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र विस्तृत हैं जिससे बिजली बनाई जा रही है। तो हमको परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम भी 10-12 याद रखना चाहिए, अलग अलग राज्यों के, एक राज्य के नहीं, विशेष रूप से जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, इतने का अगर हम याद कर लेंगे तो हमारा काम जो है हो जाएगा। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, यहाँ उत्पादक नहीं लिखा गया तो देखिए उत्पादक क्षेत्र जब कोयले का पूछा जाता है तो राज्य मत बताइए, आप क्षेत्र बताइए, एरिया। जैसे रानीगंज और झरिया 2 क्षेत्र कोयला उत्पादन के विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो एरिया बताइए। स्टेट पूछा जाएगा, थोड़ा सा यहाँ जो है स्टेट भरेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छा बेस्ट उत्तर जो है आप एरिया बताइएगा, सेक्टर रानीगंज या झरिया। अभ्रक और तांबे का ऐसे जो हम एरिया बता देंगे कौन सा अभ्रक और तांबे का एरिया है, इसको जानते रहिए, कहाँ पाया जाता है उसको भी पढ़े रहिएगा। अब छठवां अंतिम चैप्टर क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हमारा 6 चैप्टर है, एक चैप्टर हटा दिया गया कोरोना के कारण 30% में, विनिर्माण एवं मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर हटा दिया गया, तो उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जानते रहिए कौन चैप्टर, विनिर्माण का हटाया जा चुका है। तो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डा दिल्ली है ना, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ है। तो इस तरीके से विभिन्न राज्यों के ना, जैसे सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात अहमदाबाद में है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई है। तो इस तरीके से कुछ हवाई अड्डे जो देश के प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम हम जानते रहेंगे तो भर लेंगे। अगला क्या है, भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी और पश्चिमी तट पे प्रमुख बंदरगाह। देखिए यहाँ थोड़ा सा हम ये जान जाएंगे, अब ये 6 चैप्टर है, 6 से प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसे पश्चिमी और पूर्वी, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन पूर्वी तट के बंदरगाह होंगे, कौन पश्चिमी तट के बंदरगाह होंगे, आप समझ जाएंगे 1 मिनट में। जैसे हम अगर मैप देखते हैं तो इधर देखते हैं कि उत्तर रहता है, इधर देखते हैं तो दक्षिण रहता है, इधर देखते हैं उत्तर दक्षिण, इधर क्या देखते हैं पूर्व रहता है, इधर देखते हैं पश्चिम। तो अब देखिए ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा तो जान जाएंगे कौन सा जो है पश्चिम है, कौन सा पूर्व है। तो भारत के मैप में भी यही जो है हम अप्लाई कर देंगे, कौन पश्चिम होगा, कौन जो है पूर्वी होगा। इधर के जितने बंदरगाह होंगे अर्थात इस तट के जितने भी बंदरगाह होंगे, किस तट के बंदरगाह कहे जाएंगे, पूर्वी तट के बंदरगाह, पूर्वी तट के बंदरगाह कहे जाएंगे। इधर के जितने बंदरगाह होंगे पश्चिमी तट के बंदरगाह कहे जाएंगे, पश्चिमी तट के बंदरगाह। अब देखिए ये पूर्वी है, ये पश्चिमी भाग है ना भाई, हिंद महासागर की 2 शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी और जो है अरब सागर। तो उसी स्थिति के आधार पर क्या है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट का जो है डिवाइडेशन हुआ है। तो पश्चिमी तट पे अगर हम आ जाते हैं, अब इधर कौन कौन से राज्य होंगे, थोड़ा सा मैप में बताया कि भारत के जो राज्यों का राजनीतिक मानचित्र याद होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से गुजरात है यहाँ से गुजरात है, तो ये गुजरात राज्य है ना, गुजरात में है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसका एक प्रसिद्ध बंदरगाह क्या है, कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है। अब ये पूरा पश्चिमी तट है,
इधर क्या है पूर्वी तट, तो पश्चिमी तट। अब जितने यहाँ गुजरात हो गया, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, तो महाराष्ट्र में यहाँ जैसे मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बंदरगाह गुजरात में भी बहुत है, मुंबई में भी है, बंदरगाहों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेन यहाँ जैसे गोवा है ना, गोवा है, तो यहाँ जो है मर्म गोवा या गोवा इसको कहा जाता है, ये भी बंदरगाह है। आगे आएंगे तो गोवा के बाद जो है एक राज्य पड़ता है हमारा कर्नाटक, तो यहाँ जो है मंगलौर है, या मंगलौर या न्यू मंगलौर इसको कह दिया जाता है ना, मंगलौर। आगे केरल पड़ता है, तो यहाँ जो है कोच्चि बंदरगाह हो जाता है। ऐसे जो है ये जितने बंदरगाह होंगे सब पश्चिमी तट के होंगे। अर्थात कहने का मतलब चाहे गुजरात में बंदरगाह हो, मुंबई में हो, गोवा में हो, कर्नाटक में हो, कोच्चि में हो, केरल में कोच्चि बंदरगाह का नाम है, कहाँ है, केरल में है। इतने बंदरगाह पश्चिमी तट के बंदरगाह कहे जाएंगे। अब इधर देखिए तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और हमारा पश्चिम बंगाल या कोलकाता हो गया। तेलंगाना में बंदरगाह नहीं है, जानते रहिए, तेलंगाना इधर ऊपर है, समुद्र तट जो सटे हुए हैं वहीं जो है बंदरगाह होगा। तो यहाँ जो है जैसे तमिलनाडु में हम देख लेते हैं कौन एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, तूतीकोरन बंदरगाह यहाँ है। इसी तरीके से जो है हम आंध्र प्रदेश में आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश में एक प्राचीन या प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ये बंदरगाह है। इसी तरीके से हम आगे आएंगे तो उड़ीसा में कौन बंदरगाह है, पारादीप है, पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। अब कलकत्ता में बंदरगाह में आएंगे तो यहाँ जो है हल्दिया और कोलकाता, चाहे हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह ना, तो ये बंदरगाह पूर्वी तट के बंदरगाह कहे जाएंगे। इतना बंदरगाह आप जानते रहिए। भरने के लिए आपको एक आएगा, कोई भी बंदरगाह आपको पार्टिकुलरली नहीं पूछा जाएगा किस बंदरगाह के बारे में बताइए, पश्चिमी तट या पूर्वी तट लिखा रहेगा, तो आप जो है पश्चिमी तट बंदरगाह अगर लिखा रहेगा तो आप एकदम दिमाग में सोच लीजिए कि चाहे हमको गुजरात का बता देना है, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे गोवा का, चाहे कर्नाटक का, चाहे केरल का, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। पूर्वी तट का देगा तो आपको जो है तमिलनाडु के बंदरगाह, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल के बंदरगाह आपको बताना पड़ेगा। समझता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं कि मानचित्र जो है हम कैसे भरेंगे, मानचित्र कैसे भरेंगे उसके बारे में। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा लिखा उखा न रहे होने लगे लिखने उखने की वजह से। तो कैसे भरा जाएगा, प्रश्न भी मैं उदाहरण भी 4-5 ठे रखा हूँ जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखते रहेंगे तो भर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सरलता के साथ। इसमें जैसे मैंने बताया 2 चीज़ की ज़रूरत आपको होगी। पहला चीज़, आप भारत के राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरीके से जानते रहिए। हालांकि बार बार मैं राजनीतिक मानचित्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भौतिक मानचित्र की भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसी में खेती के बारे में, रेलवे के बारे में तमाम जानकारी दी जाएगी। लेकिन हमारी प्रमुखता प्रायोरिटी रहेगी राजनीतिक मानचित्र। अगर हम जानते रहेंगे तो भर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला मानचित्र हम जानेंगे, पहला हम कहीं ना कहीं हमारे पास घर में डायरी होती है, कैलेंडर होता है, या मोबाइल में कहीं ना कहीं हम मानचित्र उसको देख लेंगे। तो मानचित्र देखने के राज्यों को हम पहचान लेंगे कि कौन राज्य कहाँ है। जैसे गुजरात हो गया, मुंबई हो, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, फिर जो है कर्नाटक शुरू हो जाता है, फिर जो है केरल शुरू हो जाता है, यहाँ तमिलनाडु, ऐसे पूरे राज्यों की स्थिति। 7 सिस्टर में जाएंगे तो यहाँ असम हो गया, फिर नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया। इस तरीके से हम पूरा राज्य भौगोलिक स्थिति भारत के जो राज्य हैं उनकी समझ जाएंगे, तब हम मानचित्र भर लेंगे। तो हमारा पहला काम ये हो गया। दूसरा, हर पार्ट से 6 पार्ट दिया गया, 6 पार्ट से मैंने बता दिया कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि मैं अगर पूरा इसको वर्णन उपखंड में बांटता तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, लिखने की भी जगह नहीं, डबल वीडियो बनता, बहुत लंबा वीडियो हो जाता। इसलिए मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है कि कहाँ से कौन प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे इसमें बता दिया मिट्टी के बारे में आप पढ़ लीजिए, इसमें भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क पढ़ लीजिए, इसमें भारत के प्रमुख बांधों के बारे में, झीलों के बारे में जानकारी ले लीजिए, और विश्व के वर्षा वाले 2 स्थान मासिनराम, चेरापूंजी की जानकारी ले लीजिए। कृषि में गन्ना उत्पादक क्षेत्र, कपास उत्पादक, चाय, रबर, गेहूं, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। खनिज ऊर्जा संसाधन, लौह अयस्क, बॉक्साइट, परमाणु ऊर्जा केंद्र, कोयला, ब्रक, तांबा, इसके बारे में जानकारी रखिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जो हमारा 6वां चैप्टर है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम जान लीजिए, और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, जैसे मैंने आपको अभी बताया। थोड़ा मैं तेजी से बता रहा हूँ, कारण है वीडियो बहुत लंबा ना होना पाए, हमारी प्रायोरिटी में भी है। तो अगला जो है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे मैप जो है भरा जाएगा।
जैसे भूगोल का मैप है, इतिहास का मैप मैं बताया हूँ कि यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 14 पे आएगा। वैसे भूगोल का प्रश्न जो है कितने नंबर पे आएगा, 28 नंबर पे आएगा। तो यहाँ जो है जब ये मानचित्र वाला पेज है, ये पूरा मानचित्र वाला पेज रहेगा। अभी इसको मिटा देता हूँ, तो ये हम मान लेंगे कि ये क्या है, कॉपी है। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा तभी बात समझ में आएगी। तो ऐसे हम जो है पहले तथ्यों को पढ़ेंगे कहाँ से, तथ्य हमको किताबों में दिया गया। जो किताब है उसमें हमारे एनसीईआरटी की जो किताब है यूपी में चल रही है, उसमें पूरा आप लोगों को दिया गया है कि कहाँ क्या है, बांध कौन सा है, राष्ट्रीय पार्क कौन से हैं, सब उसमें दिया गया। उसमें से हम पढ़ लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा भरने भर का, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो उससे जब हमको मटेरियल मिल जाएगा तो उसको हम याद कर लेंगे, तो जो भरने के काम आएगा। तो अब जैसे बोर्ड की कॉपी हो गई, जैसा मैंने इतिहास में भी बताया था कि हमारी क्या हो गई, मान ले रहे हैं, मानने में क्या जा रहा है, हमारी जो है बोर्ड की ये क्या हो गई, कॉपी हो गई। ऐसे कॉपी रहेगी, रूलिंग में कॉपी रहेगी, प्लेन में तो रहेगी नहीं, जान ही रहे हैं। इसको कॉपी मान ले रहे हैं हम। ये हमारा क्या हो गया, मानचित्र जो हमको अलग से मिलेगा। हमको मानचित्र न बनाना है न मानचित्र हमको लेके जाना है, बोर्ड की तरफ से क्या मिलेगा, बोर्ड की तरफ से हमको मानचित्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो हमारा मानचित्र वाला पेज हो गया, इसको मानचित्र। अब इसको कॉपी है, ये कॉपी हो गया, ये जो है मानचित्र का पेज हो गया। ये पेज आपको अलग से मानचित्र का मिलेगा, आप भर के जो है उसी में क्या करेंगे, नत्थी करना है आपको। तो मानचित्र वाले पेज पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ अनुक्रमांक लिखना है। नाम उम कहीं नहीं लिखना, नाम न पिता का नाम, कुछ नहीं। अनुक्रमांक आपका मिल गया, यहाँ आगे अनुक्रमांक आप लिख दिए। फिर दूसरे में क्या लिखेंगे, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ लिख देंगे 28 ना, प्रश्नोत्तर संख्या 28, चाहे हिंदी में भी 28 के बाद ब्रैकेट में लिख देंगे 28। प्रश्न अनुक्रमांक लिख देंगे पहला, और प्रश्नोत्तर संख्या 28। क्यों लिखेंगे अनुक्रमांक, अगर मान लीजिए आपका मैक कहीं इधर उधर हो जाता है तो आपका अनुक्रमांक रहेगा, उससे आपकी कॉपी में फिर ऐड कर दिया जाएगा, नहीं तो ढूंढेंगे कहाँ। तो आपको रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखना है, और अनुक्रमांक संख्या और प्रश्नोत्तर संख्या इसमें आपको लिख देना है। इतना काम आप मैप में करेंगे। अब कॉपी में क्या करेंगे, कॉपी में भी क्या करेंगे आप, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ भी लिख देंगे 28, चूंकि 28 वहाँ भी 28, यहाँ भी हम भूगोल का जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इतना काम हम कर दिए, यहाँ भी उत्तर लिख दिए, वहाँ भी प्रश्नोत्तर संख्या लिख दी। यहाँ अनुक्रमांक नहीं लिखेंगे, यहाँ अनुक्रमांक कॉपी में पहले लिखा जा चुका, चूंकि मैप में लिखे नहीं इसलिए मैप में अलग से लिखेंगे। अब हम प्रश्न पे आ जाएंगे, अपने बोर्ड का जो पेपर मिलेगा उसको देखेंगे। अब मैप मान लीजिए यही बोर्ड का पेपर है कि भारत का कोई एक बंदरगाह जो पूर्वी तट पर स्थित है ना, ऐसे लिखा रहेगा। चिन्ह जैसा ट्रिंगल बनाया है, चिन्ह द्वारा नाम सहित, अर्थात इसका मतलब क्या है, ये चिन्ह भी बनाइए और उस बंदरगाह का नाम भी लिखिए। भाई आपसे पूछा ना भारत का कोई एक बंदरगाह, तो बताया नहीं कौन सा बंदरगाह है, तो भारत का कोई एक बंदरगाह जो पूर्वी तट पर स्थित हो। शर्त क्या है, को पूर्वी तट पर स्थित हो और इस ट्रायंगल द्वारा नाम सहित आपको बताना है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 28 होगा। अब रोमन में, जैसे रोमन में लिखा रहेगा या ABCD लिखा रहेगा, अधिकांशतः जो है रोमन नंबरिंग में दिया जाता है 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो है 1 ऐसे लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अब जो भी आपको बंदरगाह भरना हो, चूंकि यहाँ कोई बंदरगाह बताने, केवल शर्त क्या रखा है, पूर्वी तट पर वो बंदरगाह स्थित है उसका नाम बताइए। तो मान लीजिए अब हम भरेंगे कौन सा बंदरगाह, मान लीजिए अब हम स्वतंत्र हैं ना, तो चाहे हम तूतीकोरन भर दें तमिलनाडु में, चाहे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चाहे उड़ीसा पारादीप में, चाहे जो है कोलकाता हल्दिया भर दें कहाँ, पश्चिम बंगाल का। तो हम यहाँ जो है भर देते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा, विशाखापट्टनम, चूंकि ये भी जो है कहाँ है, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तर में 1 में क्या लिखेंगे, विशाखापट्टनम। ब्रैकेट में राज्य भी लिख देंगे, बहुत अच्छी बात है,
जांचने वाला भी खुश हो जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पहला। अब ये भारत का कोई एक बंदरगाह जो पूर्वी तट पर स्थित है, चिन्ह द्वारा नाम सहित विशाखापट्टनम हमने आंध्र प्रदेश में बता दिया, लिख दिया। यहाँ आपको जो है आधा नंबर मिलेगा, इतना काम करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। अब यहाँ जैसे हम भर दिए विशाखापट्टनम, यहाँ मैं पहले लिख दिया हूँ बताने के लिए। तो यहाँ जो है अब आपको चूंकि वो चिन्ह का है ट्रेंगल का, तो आपको भी क्या बताना रहेगा, यहाँ डरिएगा मत, बिल्कुल ट्रेंगल बनाइए, चाहे जहाँ चला जाए, बाहर चला जाए, वो आंध्र प्रदेश में रहे, उससे कोई मतलब नहीं। आप जो है ट्रेंगल क्या करेंगे, चिन्ह बता देंगे और ऊपर यहाँ लिख देंगे नंबर 1 ना, नंबर 1 लिख देंगे। यहाँ ट्रायंगल बना देंगे, इसी के बगल में लिख देंगे नंबर 1 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अब आपको कुछ नहीं लिखना है कि पूर्वी तट का बंदरगाह, अगर लिखना चाहेंगे तब भी गलत नहीं, लेकिन आपका टाइम जाएगा। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, बंदरगाह, लेकिन ये लिखने की जरूरत आपको नहीं, लिखिएगा मत, केवल विशाखापट्टनम, चूंकि पूर्वी तट जो कॉपी जांचेगा वो जान रहा है कि विशाखापट्टनम पूर्वी तट पे है। आपका उत्तर क्या होगा, कंप्लीट, आपको 1 नंबर मिलेगा। देखिए मैपिंग में कोई नंबर नहीं कटता, जैसे मैथ में नंबर मिलता है उसी तरीके से इसमें कोई नंबर कटता नहीं, अगर सही से आप प्रदर्शित किए भरे हैं तो। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न पे, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित। अब काजीरंगा नाम वो दे दिया, अब आपको ये नहीं पूछा भारत में किसी एक राष्ट्रीय पार्क का नाम बताओ, काजीरंगा पर्टिकुलरली आपको दे दिया। अब आपको जो है इस चिन्ह से नाम सहित जो है भरना है। तो हम नंबर 2 लिख देते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, नंबर 2। अब यहाँ हम लिख देंगे काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ब्रैकेट में असम, इतना भर दिए। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है असम हम भर दिए। अब हमको बहादुरी सबसे ज्यादा क्या दिखाना है, सबसे जो पूछने को उसका टारगेट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, हमको उसको चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना है। तो हम मैप में आ जाएंगे। मैप में जब हम आएंगे तो जान रहे हैं कि इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, इधर नीचे जो है ये नागालैंड है, फिर मेघालय है, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है विस्तृत हैं। तो असम है, चिन्ह क्या बताया है, तो देखिए चाहे यहाँ अंदर भरिए चाहे इसको बाहर तीरा लगा के भरिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जगह कम है। तो हम यहाँ ऐसे कर देंगे, यहाँ नंबर 2 लिख देंगे। नंबर 2 लिख के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम, बस हो गया। दूसरे पे क्या हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम, हमने जो है वहाँ चिन्ह बना देंगे। कौन सा चिन्ह का है, ऐसे स्टार टाइप का, तो स्टार हम यहाँ जो है ऐसे बना देंगे ये, बस इतना आपको जो है करना है। स्टार वहाँ बना के फिर लाइन एक खींच के नीचे आप 2 नंबर पे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम लिख देंगे। ये आपका काम हो गया। फिर तीसरा हो गया, तीसरे में क्या प्रश्न पूछा है, वह स्थान जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान होता है, इस द्वारा लहर द्वारा दिया है ब्रैकेट में, तो चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो अब तीसरे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ मौसिन राम लिख देंगे। मौसिन मेघालय का एक गांव है जहाँ 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये क्या होगा, मौसिन राम मेघालय तीसरे नंबर पे। अब हमको उसमें जो है मेघालय देखना पड़ेगा, मेघालय में मौसिन राम कहाँ है, इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। तो मेघालय जैसे हम जानते हैं नीचे वाला राज्य जो है मेघालय है, तो मौसिन राम जैसे क्या किस चीज़ से कहा है दर्शाने के लिए, तो ऐसे कहा, देखिए ऐसे और जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 नंबर, और यहाँ जो है मौसिन राम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, जिस राज्य में स्थित है मेघालय। बस तीसरे नंबर पे कितना आसान है इसको भरना, आपको केवल मालूम होना चाहिए उत्तर, इनपुट मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या, भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य, तो यहाँ चौथे पे क्या लिख देंगे, भारत में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक ना, भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक, इस चिन्ह द्वारा। तो मैप में हम देखेंगे कर्नाटक कौन है, तो एक केरल हो गया, ऊपर जो है कर्नाटक है। यहाँ थोड़ा टेक्निकलिटी हमको समझना पड़ेगा,
चूँकि भले जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, चिकमंगलूर जिला हम सब जानते हैं कि चिकमंगलूर नीलगिरी की पहाड़ियों में कॉफ़ी की खेती ज़्यादा होती है, लेकिन हम जो है इसको भरने का तरीका थोड़ा सा जो है अलग रहेगा। तो इसको हम 4 नंबर पे क्या कर देंगे, यहाँ जो है 4 नंबर पे कर्नाटक, कर्नाटक लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ, चाहे लिखें चाहे ना लिखें, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य। अब चिन्ह आ गया, चौथे पे हम इसको भर दिया। अब चिन्ह तो भी बनाए नहीं, चिन्ह ऐसे कहा है तो हम चिन्ह द्वारा जो है ऐसे इसको क्या करेंगे, पूरा भर देंगे। फसलों को उत्पादन अगर पूछे, चूंकि विशेष पार्टिकुलर एरिया तो है नहीं, तो पूरे राज्य में हम जो है ऐसे जो है इसको भर देंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो कॉफ़ी उत्पादक राज्य हो गया कर्नाटक और सर्वाधिक सबसे बड़ा कॉफ़ी या कहवा उत्पादक राज्य। इस तरीके से हम इसको बढ़ेंगे। इसी तरीके से गन्ना पूछ लिया जाए तब भी हम बढ़ेंगे, लेकिन अगर पॉइंट पे कोई जगह पूछा जाएगा, जैसे अभी ये प्रश्न आगे करेंगे तो जान जाएंगे, जैसे तारापुर। तारापुर तो पूरे महाराष्ट्र में फैला नहीं है, कोई विशेष पर्टिकुलर प्लेस है तारापुर जहाँ ये जो परमाणु संयंत्र स्थित है, तो हम इसके अनुसार उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तारापुर, तारापुर परमाणु संयंत्र। तो इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में, इसमें क्या लिख देंगे, महाराष्ट्र ना। तो यहाँ भी हम आ जाएंगे 5 नंबर पे, यही जो है तारापुर स्थित है यहाँ। तो चिन्ह इसमें क्या दिए, चिन्ह का हम विशेष ध्यान देंगे, एक वृत्त का दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 नंबर पे यहाँ तारापुर हो गया, तारापुर परमाणु संयंत्र, ब्रैकेट में महाराष्ट्र। तो इस तरीके से जो है हम पूरा भरते चले जाएंगे। जो भी हमको प्लेस दिया जाएगा, प्रश्न दिया जाएगा, हम पूरी तरीके से ऐसे जो है हम भरते चले जाएंगे। 5 क्वेश्चन इसमें आएगा, 5 इतिहास में आएगा, दोनों 10 नंबर का रहेगा। अगर आपको भरने में लिखने में एकदम एक्यूरेट है तो आपको 10 में 10 अंक प्रदान कर दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ऐसे हम कॉपी में अपने लिखेंगे जो बोर्ड की रहेगी और मैप में ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे। साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो मैप साफ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा क्लियर रहेगा, पढ़ने में भी आसानी रहेगी। इसी तरीके से जो है मैप भरना रहेगा। तो इस तरीके से हमने इतिहास का मैप भरना सीखा और भूगोल का मैप भरना सीखा। तो आगे जो है वीडियो डाला जाएगा इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में और थोड़ा विश्लेषणात्मक चीज़ें बताने के लिए। इसमें आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप जो तथ्य बताया गया हर चैप्टर वाइज उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे तो मैप आसानी से जो है आप भर लेंगे। तो वीडियो अच्छा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।